वेलकम डे एग्जाम। आज हम पढ़ें BHDG 173 पार्ट 70 पुस्तकों और पत्रिकाओं की समीक्षा। पुस्तक समीक्षा का अभिप्राय। समीक्षा का शाब्दिक अर्थ है सम्यक, अवलोकन, समाप्ति, अन्वेषण आदि। पुस्तकों समीक्षा में किसी पुस्तक का समक्ष विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण से पाठक को पुस्तक विषय के विभिन्न पहलू की जानकारी मिलती है। पुस्तक समीक्षा में एक पुस्तक की पूरी छानबीन की जाती है। समीक्षक पाठक को पुस्तक से परिचित करते हैं। इस क्रम में वे पुस्तक के लेखन, विषय वस्तु, शिल्प, प्रकाश स्तर आदि पर प्रकाश डाला जाता है। इसके साथ ही वह समग्र रूप से पुस्तक को आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करते हैं। इस प्रकार पुस्तक विषय के संबंध में समीक्षक अपनी राय भी व्यक्त करते हैं। पुस्तक समीक्षा का पहला और प्राथमिक दायित्व पाठकों को पुस्तक से परिचित करना है, लेकिन परिचय का अर्थ पुस्तक की विषय वस्तु का संरक्षण भर देना नहीं है। निश्चय है कि पुस्तक की विशेष वस्तु के बारे में जानने की उत्सुकता ही पाठकों को पुस्तक समीक्षा पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, परंतु यह भी सही है कि वह समीक्षा के द्वारा पुस्तक की विषय वस्तु, संरचना और भाषिकी संज्ञानात्मक के संबंध में समीक्षा की विषयपूर्ण राय जानना चाहते हैं। वह समीक्षा से विश्लेषण और आलोचनात्मक विवेचन की भी अपेक्षा करते हैं। पुस्तक समीक्षा और आलोचनात्मक में अंतर। समीक्षा और आलोचनात्मक में अंतर। समीक्षा और आलोचनात्मक को आमतौर पर एक समय लिया जाता है, लेकिन यह हम इन्हें दो विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त कर रहे हैं। समीक्षा, जिसे अंग्रेजी में रिव्यू कहा जाता है, का प्रयोग प्रस्तुत समीक्षा के अर्थ में किया गया है, जबकि आलोचना अधिक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। वस्तु समीक्षा आलोचना विधि की एक शाखा या उपशाखा है। समीक्षा का तात्पर्य पुस्तक समीक्षा से नहीं है। निश्चित रूप से यह वह आलोचना के दायरे में आती है, पर आलोचना के दायरे में और भी बहुत कुछ आता है, जैसे किसी विधि, लेखक, प्रवृत्ति आदि का मूल्यांकन। पुस्तक समीक्षा में पुस्तक केंद्र में होते हैं और आलोचना में विधि, लेखन, प्रवृत्ति भी केंद्र में हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुस्तक समीक्षा में विधि, लेखन और प्रवृत्ति भी की चर्चा नहीं होती, या आलोचना में किसी पुस्तक की चर्चा नहीं होती है। पर संदर्भ में के रूप में किसी पुस्तक पर समीक्षा लिखते समय समीक्षक उस धारा या प्रवृत्ति और उस क्षेत्र के समकालीन लेखन रुझान की चर्चा करते हैं या कर सकते हैं, पर चर्चा के केंद्र में वह पुस्तक ही रहेगी। इस प्रकार की विषय विश्लेषण पर विचार करते समय आलोचना विभिन्न पुस्तकों का संदर्भ के तौर पर उल्लेख कर सकता है, उन पर अपनी राय व्यक्त कर सकता है, पर केंद्र में वह विषय विशेष ही रहेगा, ना कोई पुस्तक। मसलन अगर कोई लेखन भीष्म साहन्य के उपन्यास मायादास की मांडी का विश्लेषण करता है, तो यह पुस्तक समीक्षा का उदाहरण होगा। और कई साहित्यकार भीष्म साहित्य के उपन्यास शिल्प का विश्लेषण करते हैं और इसके लिए वह संदर्भ के तौर पर तमस और मायादास की मांडी का उपयोग करते हैं, तो वह आलोचना का उदाहरण होगा। बाकी देख लेना, ये क्वेश्चन आंसर एक बार। पुस्तक समीक्षा के विभिन्न पक्ष। अब तक के विश्लेषण में आप पुस्तक समीक्षा के विभिन्न संकेत पा चुके हैं, मसलन पुस्तक का परिचय, विषय का प्रतिपादन और आलोचनात्मक मूल्यांकन। कुल मिलाकर पुस्तक समीक्षा
इन्हीं पक्षों को समेट कर चलती है। समीक्षा पाठकों को पुस्तक से परिचित करता है, उसमें वर्णित विषय पर प्रकाश डालता है और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। समीक्षा में पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित सूचनाएं भी दी जाती है। आइए इन पर आगे अलग-अलग विचार करें। पुस्तक का परिचय। पुस्तक का सही परिचय प्रस्तुत करता समीक्षक का मुख्य दायित्व है। समीक्षा लिखते समय आरंभ में पुस्तक की सामान्य जानकारी पाठकों को देनी ही चाहिए। सामान्य जानकारी तात्पर्य है प्रस्तुत की विधि, उसकी विषय वस्तु के बारे में बताना, पुस्तक कब लिखी गई और उसका महत्व क्या है, और विधि का भी उल्लेख करना इस तरह की जानकारी से पाठकों को यह तय करने में सुविधा रहती है कि पुस्तक पुस्तक प्रस्तुत पुस्तक उसकी अभिरुचि के अनुकूल है या नहीं। इस प्रारंभिक परि, परिचय से ही समीक्षा पढ़ने की ओर प्रवृत्ति होते हैं। एक बार देख लेना। विषय का महत्व। पुस्तक का सामान्य परिचय प्राप्त कर लेने के बाद पाठ्य पुस्तक की विशिष्ट वस्तु या कथ्य से परिचित जानना चाहते हैं कि पुस्तक का संबंध ज्ञान के किस क्षेत्र से है। मसलन साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, खेल कूद आदि विषय के परिचय के साथ उसकी प्रस्तुत की शैली की भी जानकारी आवश्यक है। अर्थात पुस्तक निबंधात्मक, आत्मकथा, डायरी, उपन्यास, कहानी, प्रश्नोत्तर आदि में लिखी गई हैं। तीसरी जानकारी यह है आवश्यक है कि लेखक ने यह पुस्तक किस पाठ वर्ग के लिए लिखी है। यह जानना इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यवर्ग की विभिन्न एक ही विषय पर लिखी गई पुस्तक में बहुत बड़े अंतर ला देती हैं। यह अंतर की प्रस्तुत से लेकर भाषा के चयन तक में नजर आती हैं। बाकी को देख लेना है। प्रकाशन संबंधी सूचना। पुस्तक के प्रकाशन स्तर और प्रकाशित संबंधी सूचनाओं से पाठकों को अवगत करना समीक्षा का दायित्व है। यानी पुस्तक का प्रकाशन कैसे हुआ है, उसके मुद्रण का स्तर क्या है, मूल्य कितना है आदि प्रूफ संबंधित त्रुटियां पाठकों को पुस्तक पढ़ने के से विकृत करती है। विश्वकोश आदि में तो ये गलती अक्षम्य है। पुस्तक के प्रकाशन स्तर के साथ साथ प्रकाशन संबंधी दूसरी जानकारी से भी पाठकों को अवगत कराना है चाहिए। इसके अंतर्गत लेखन का परिचय, अगर अनुद्वितीय पुस्तक हो तो अनुवाद का नाम, प्रकाशन का नाम और पता, प्रकाशन वर्ष, पुस्तक का आकार, पृष्ठ संख्या का प्रारंभ में ब्योर देना चाहिए। ये देख लेना बार ये क्वेश्चन आंसर है। ये भाई देख लें सारे। सामाजिक दायित्व बोध। समीक्षक समाज का एक अंग होता है। समाज के प्रति उसका एक दायित्व है। पुस्तकों को पाठकों को परिचित करना एक सामान्य कार्य है। इसके माध्यम से वह ज्ञान के क्षेत्र में होने वाले हलचलों से लोगों को परिचित करता है और उन्हें उनमें शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। पुस्तकों को पढ़ने की प्रवृत्ति किसी समाज के सभ्य और सांस्कृतिक होने की निशानी है। इसलिए पुस्तक समीक्षा का दायित्व बढ़ा जाता है। पुस्तक का चयन करने से लेकर समीक्षा लिखने तक उसे अपने कार्य में इसी सामाजिक पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। उसे यह विचार करना चाहिए कि समाज की उन्नति के लिए किस तरह की पुस्तकों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। यह भी पुस्तकों समीक्षा में कौन से पहलू उभारे जाने चाहिए और मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए। बेगम अनीसा किदवी की इस संसदीय पुस्तक आजादी के छाव में स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल
बाद होने वाले दंगों से जुड़े स्मरण को उल्लेखित किताबों है। इसके पुस्तक को ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित संक्षिप्त अंश में कहा गया है। ये बाकी को देख लेना। एक बार देख लेना बाकी। ये चैप्टर ही समाप्त होता है। बाकी अगला चैप्टर पाठ 18 नाट्य पुस्तकीय फिल्मों और कला प्रदर्शनियों की समीक्षा। अखबारों में कला समीक्षा का अभिप्राय। अखबारों में कला समीक्षा से अभिप्राय सिनेमा, रंगमंच, संगीत, नृत्य और कला प्रदर्शन के बारे में छपने वाले उन्हें रिपोर्ट से है जिन्हें समीक्षात्मक टिप्पणी भी शामिल होती है। इसमें हम इन कला विधियों पर छपने वाले समीक्षा लेखन को भी शामिल कर सकते हैं। आमतौर पर कला समीक्षा उस तरह से अखबार में अनिवार्य हिस्सा नहीं होती जैसे अन्य कलमों होते हैं, मगर हाल ही में मीडिया में विस्तार ने एक नई तरीके से अन्य माध्यमों की तरफ से ध्यान आकर्षित किया है। इन विधियों की प्रस्तुति में प्रयोगशाली आने वाली व्यापक प्रसार के कारण कई बार ये विवादों से घिरा जाती है। आमतौर पर अभिव्यक्ति का कोई ना कोई माध्यम किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाया रहता है। उदाहरण के तौर पर मेल गिब्सन की फिल्म द पैशन ऑफ क्राइस्ट अपनी अगल दृष्टि के कारण पूरी दुनिया की मीडिया में चर्चा का विषय बना गया है। अपने देश में जाने माने हिंदी कवि और तथा कला समीक्षक विष्णु खरे ने भी इस फिल्म के बारे में विस्तार से लिखा है। एक बार भी देख लेना। कला समीक्षा के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि। अखबारों में आमतौर पर सिनेमा, रंगमंच और चित्र और शिल्प प्रदर्शनियों को भी प्रमुख से जगह मिलती है। शास्त्र, संगीत और नृत्य रिपोर्ट भी अखबारों छापते हैं जिनमें हिंदी के जनश्रुत दैनिक हिंदुस्तान तथा अंग्रेजी द हिंदी प्रमुख है। यह माना जाता है कि कला दृष्टि एक ही और सभी विधाओं में सतत मौजूद है। एक हद तक इसमें मानते हुए भी यह कहना अनिवार्य है कि किसी भी विधि की समीक्षा से पहले उसकी इतिहास, प्रमुख प्रवृत्ति और समकालीन रुझानों का पर्याप्त अध्ययन कर लिया जाए। उसके बिना अच्छी समीक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। मगर यह हम ध्यान दिलाना चाहेंगे कि सिनेमा, थिएटर और आर्ट की पृष्ठभूमि एक अच्छी समीक्षा लिखने में मदद नहीं कर सकती। इसके लिए वह दृष्टि आवश्यकता है जिसकी मदद से आप किसी भी कला माध्यम से प्रस्तुत की गई रचना का सामान्यीकरण करते हुए अपने पाठकों की उसकी बात को पहुंच सके। उदाहरण देखते हैं। ये बहुत उदाहरण देख लेना। रंगमंच प्रस्तुति किसी भी समीक्षक के लिए बड़ी चुनौती है। इस विधि में सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं और इसके विश्लेषण की काफी संभावना होती है। यह विधि एक साथ शास्त्रीय और आधुनिक है। इसकी व्याख्या के विधि पहलू से है। मसलन नाट्य लेखन, अभिप्राय, मंच सृजन, निर्देशन, भाषा, वेशभूषा, स्वाद, अदायगी, प्रकाशन व्यवस्था, संगीत, कलाकारों का मेकअप आदि। इसके लिए यह आवश्यक है कि रंगमंच के बुनियादी पहलू का ज्ञान हासिल किया जाए तथा साथ ही निरंतर हो रहे परिवर्तन के अवगत होना भी बहुत जरूरी है। मौजूद दौर के रंग क्रम का विश्लेषण करते हुए जानने माने रंगकर्मी देवेंद्र राज अंकुर जनतंत्र में प्रकाशित अपने आलेखन नाटक रचना के बदलते तेवर में लिखती है। 19वीं सदी में यदि ज्यादा नाटक सिर्फ ग्रंथ में लिखे गए और लिखे जा रहे हैं
तो इसके उसके लिए पीछे 2-3 शताब्दी में हुई तकनीकों और वैज्ञानिकों क्रांति जिम्मेवार है। नई-नई खोज और आविष्कार ने जहाँ मनुष्य की सोच, शिक्षा, दीक्षा और रहन-सहन को प्रभावित किया, वहीं उसकी सर्वेक्षण के लिए एक नई भाषा की आवश्यकता पर भी बल दिया। अब उसका काम सपनों, आदर्शों और फंतासी से जुड़ी काव्य भाषा से चलने वाली नहीं था। उसे चाहिए थी एक ऐसी भाषा जो उसके जीवन के दिन प्रतिदिन के सुख, कुट, मीठ, व्यर्थ से परिचित कर सके। ऐसा नहीं कि ये यथार्थ का सामान्य कविता में नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसमें जिस तरह से यथार्थवादी अभिनय पर वर्तमान दौर से जोर दिया जा रहा है, उसके लिए कवि से अधिक ग्रंथ भी ही ज़्यादा उपयुक्त थे। सिनेमा सिनेमा विषय की सबसे लोकप्रिय विधि है, न सिर्फ अपनी सापेक्षण नीति में बल्कि यह मीडिया के भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। प्रदर्शन होने वाली फिल्मों की समीक्षाओं से लेकर फिल्म समारोह की रिपोर्ट, आने वाली फिल्मों की जानकारी और फिल्मों से उठाए विवाद तक अखबार में छपे रहते हैं। हाल के वर्षों में फिल्म चर्चा की मौजूदगी अखबारों में पहले से ज़्यादा हुई है। इस लिहाज में समाचारों पत्रों में सिनेमा के विषयों का महत्व बढ़ा है। एक अच्छी फिल्म समीक्षा सिर्फ रिव्यू भर प्रस्तुत करने नहीं करने नहीं रह जाता, बल्कि वह अपने पाठकों को सिनेमा विधि के नए पहलू से भी अवगत कराता है। आगे दिए गए उदाहरण से यह बताया और स्पष्ट होगा। दीपक उदाहरण देख लेना। एक बार देख लेना। रंगमंच पर समीक्षा की विशेषता। पहली शर्त तो यह है कि नाट्य समीक्षा बहुत दुर्यो क्लिष्ट और उलझाव भरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसी तरह लिखनी जानी चाहिए कि जटिल रंग प्रस्तुति को उनके संकेत से अर्थ ग्रहण करने हुए पाठकों के लिए खोला जा सके। समीक्षा पढ़ने के बाद प्रस्तुत को समझने और मूल्य अर्थ ग्रहण करने में आसानी हो। इसके लिए आवश्यकता है कि किसी भी नाट्य प्रस्तुत से पहले उसके बारे में निर्देश क्रिया या लेखक क्रिया व्यक्त यदि होता है तो ध्यान से सुना जाए और उस पर नोट्स तैयार किया जाए। आम तौर पर प्रस्तुत के सामने नाटक के बारे में आवश्यक सूचना का एक ब्रोश भी दिया जाता है, जिससे काफी तथ्यात्मक जानकारी मिलती है। इसके बावजूद यदि कोई दुविधा रहती है तो नाटक से जुड़े लोगों, कलाकारों और मुख्य रूप से निर्देशन से समीक्ष बातचीत में काफी मदद मिलती है। इसके आंतरिक जानकारी के अलावा नाटक की प्रस्तुति के दौरान काफी सं, संजयगत की आवश्यकता है। समीक्षा को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी नाटक अपनी समग्रता में केस प्रभाव छोड़ता है। यह प्रभाव ही किसी प्रस्तुत की सफलता और असफलता को तय करते हैं। तकनीकी दृष्टियों से बहुत शरीर प्रस्तुत भी इसी समग्रता के अभाव में विफल हो सकती है। इसके बाद हम उनकी बारीकियों में जाएंगे जो रंगमंच के आवश्यक उपकरण हैं। इसके नाटक देखते वक्त ही समीक्षा टिप्पणी के रूप में दर्ज करना बेहतर होता है, ताकि बाद में वह विस्मृत ना हो। इसमें प्रकाश संयोजन, प्रस्ताव, संगीत, मंच संयोजन, पात्रों की वेशभूषा, ध्वनि प्रभाव आदि शामिल है। और अंत में, चूंकि थिएटर मूल रूप से अभिनय का माध्यम है, लिहाज अभिनय पर विशेष ध्यान देना की जरूरत है। अभिनेता की हद तक अपने पात्र को मंच पर संजीव कर सके, वहाँ पात्र से नित्य विघ्न छल करुण को कितना उजागर कर सकता है, वाचिक और अग्नि अभिनय कितने प्रभाव छोड़ने में सफल रहेंगे। बाकी देखना। सिनेमा आवश्यक पृष्ठभूमि। सिनेमा में सबसे ज्यादातर महत्वपूर्ण तकनीकी और उसके सामाजिक संदर्भ का सिनेमा
अपने में कई कलाओं को समेटा हुआ है और फिर भी एक स्वतंत्र विधि है। इसमें साहित्य, थिएटर, चित्रकला और फोटोग्राफ तक शामिल है। छायांकन सिनेमा विधि का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सिनेमा सिनेमाटोग्राफी को समझने दरअसल इस विधि के व्यापक को समझना है। कुंवरकी अग्रवाल अपने आलेख में फिल्म माध्यम का व्यापक में लिखती है। एक बार देख लेना बाकी। एक बार देख लेना। ये क्वेश्चन आंसर आ गया। कला समीक्षा के अहम पहलू। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद अखबारों में लिखी जाने वाली कला समीक्षा आपके लिए अपरिचित विधि नहीं रह गई होगी, मगर हमारा आपसे अनुरोध है कि लेखन एक व्यवहारिक विधि है। लिहाज पाठ्य पुस्तक को सिर्फ एक दिशा संकेत वाली पुस्तक मानकर चलें। इसलिए इसकी मदद से आपको रास्ता खुद तलाश करना होगा। इसके लिए आप अखबार में छपने वाली कला समीक्षा को पढ़ें। इस इकाई में प्रस्तुत बिंदुओं के अवलोकन को कला समीक्षा का खुद विश्लेषण करें और यह समझने का प्रस्तुत प्रयास करें कि समीक्षा अपने काम में कितनी सफल रहेगा। आगे हम उन्हें बिंदुओं पर समीक्षा से नजर डालें जो कला समीक्षा के लिए अपरिहार्य है। एक बार देख लेना। विश्लेषण विश्लेषण किसी भी समीक्षा का सबसे अहम हिस्सा है। इसी हिस्से में हम किसी कलाकारिता के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं और उसे अन्य संदर्भों में जोड़कर देखते हैं। जरूरी नहीं है कि यह खूबी किसी खास कलाकारों या रचना पर फोकस करने लिखने या गई समीक्षाओं में हो। आयोजन और प्रदर्शन की समीक्षा को सार्थक और पाठनीय आलोचना के तौर पर विकसित किया जा सकता है। यह हम यहाँ हम एक फिल्म समारोह के कवरेज को बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करते रहते हैं जो समारोह के विवरण को तो प्रस्तुत करती है। इसी बहाने कुछ अहम सवाल उठाते हुए पाठकों को एक खास दिशा में सोचने की ओर भी प्रेरित करती है। एक बार देख लेना। बाकी चैप्टर खत्म होता। नेक्स्ट चैप्टर 19 साक्षात्कार तैयारी, संपादन और संयोजन। व्यक्ति का निर्धारण। सही व्यक्ति को चुनने के लिए आवश्यक है कि आपको स्वयं विषय विषय विशेषता या घटना विषय से संबंधित तथ्यों की प्रेरित जानकारी हो। यह कार्य बेहतर ढंग से तभी संभव है जब आप वह क्षेत्र विषय आपकी अभिरुचि और विशेषताओं से संबंधित हो। उदाहरण के लिए आप किसी क्रिकेट खिलाड़ी का साक्षात्कार लेना चाहते हैं परंतु आपकी दिलचस्पी क्रिकेट में बिल्कुल नहीं है, तो आप साक्षात्कारी को अपने प्रश्न से प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आपकी अब अन्य भी ज्ञात साक्षात्कारी को असंतुष्ट कर दे। जब क्षेत्र स्वयं आपकी दिलचस्पी और विशेषता का होगा तो आप बेहतर ढंग से
अपने पर्सन का निर्णय कर सकेंगे। आपके समझदारीपूर्ण पर्सनों से समाप्तों को भी इंटरव्यू देते हुए प्रसन्नता होगी और यह भी संभव है कि वह ऐसा पर्सन के उत्तर देने के लिए भी तैयार हो जाए जिसे आप पर आमतौर पर वह अपना मत व्यक्त करने से को तैयार नहीं होता। सही क्षेत्र के निधन के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस विषय पर आप इंटरव्यू करना चाहते हैं उसके प्रासंगिक क्या है, अर्थात क्या पाठ्यकर उस इंटरव्यू को दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे। मान लीजिए कि आप किसी एक विषय पर इंटरव्यू लेते हैं जिसका जिसमें उस पत्रिका के पाठकों को कोई रुचि नहीं है, तो आपका इंटरव्यू अनपढ़ा ही रह जाएगा। अंत में आपको यह विचार करना चाहिए कि सांस्कृतिकता के लिए कि हम किसी चयन करें, यह सोचे कि उस क्षेत्र विषय के लिए सही आधारित व्यक्ति कौन हो सकता है और क्या वह सरलता से इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या यह पाठ उस व्यक्ति के इंटरव्यू में दिलचस्पी लगेगी। आवश्यकता अध्याय। इंटरव्यू पर जाने से पहले आपको संबंधित विषय की प्रस्तुति जानकारी हासिल लेनी चाहिए। तथ्यों की जान परख कर लेनी चाहिए और शास्त्र कार्यकारी के संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलत जानकारी या अनभिज्ञता इंटरव्यू के दौरान हास्यास्पद स्थिति पैदा हो कर दे। विशेष रूप से शास्त्रकारी के संबंध में आपको ज्ञान पूरी तरह से तथ्य आधारित होना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान वार्तालाप निम्नलिखित ढंग से चलना चाहिए। पर्सन, आप लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, इस नाते आप इस समस्या के बारे में क्या सोचेंगे। उत्तर, मैं लोकसभा का सदस्य कभी नहीं रहा, सिर्फ एक अवधि के लिए राज्यसभा का सदस्य रहा हूँ। ये वही पढ़ लेना बाकी। केंद्र बिंदु का उदाहरण। शास्त्रीकरण आरंभ होने के बाद प्रश्न का सही सिलसिला बनता है, वह अपनी बात आगे बढ़ाइए। आपके प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए और उसे केंद्रीय बिंदु को उभारने वाले होने चाहिए। जिस उदाहरण आपके संस्थात्मक का उद्देश्य है, लंबी बातचीत का दायरा विस्तार होता है, इसलिए यह संभव है कि वह किसी एक क्षेत्र या विषय पर भी अपना प्रश्न ना पूछना, लेकिन ऐसी बातचीत में भी यह पूर्व निश्चित कर लेना चाहिए कि आप किन किन विषय पर क्या क्या पूछना चाहेंगे। छोटी बातचीत तो किसी भी स्थिति में निरुस्त निरुत्साहित नहीं होनी चाहिए। अपने प्रश्न से संदेह हुए और सीधे होने चाहिए। उदाहरण के लिए 1987 में आयोजित रिलायंस कप क्रिकेट प्रतियोगिता के अवसर पर विभिन्न पत्रिकाओं ने विभिन्न क्रिकेट खिलाड़ियों के इंटरव्यू प्रकाशित कर किए हैं। ये इंटरव्यू रिलायंस कप प्रतियोगिता के अवसर पर लिए गए थे, इसलिए प्रश्न भी पर्याय उसी से संबंधित पूछे गए। नीचे कपिल देव इंडिया टुडे 15 अक्टूबर 1987 से पूछे गए कुछ प्रश्न को देखते हैं, आप इस बात को समझ जाएंगे। रिलायंस कप में भारत की संभावना क्या है। ठीक है, पर कौन सी टीम प्रमुख प्रतिद्वंदी साबित होगी। क्या आपका आत्मविश्वास का कारण भारत को पाकिस्तान या वेस्टइंडीज की तुलना में आसान पुल मिलाना भी है। आप कहते हैं एक दिन के क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, फिर भारत की जीत का इतना भरोसा कैसे। बाकी एक बार देख लेना। भाषागत सुधार। संस्कारात्मक से भाषागत सुधार आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप संस्कृत की भाषा को बदल दें।
साहित्यकार, कलाकार आदि बातचीत में भी भाषा का विशेष ढंग से प्रयोग करते हैं। उनकी बातचीत की इस विशेष शैली को सांस्कृतिकात्मक से सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। दिनमान के 4 से 10 दिसंबर 1983 के अंक में आइए द्वारा महादेव वर्मा से की गई शासनात्मक कार्य में अपनी महादेवी जी की भाषा में की विशिष्टताओं को स्पष्ट पहुंचा सकते हैं। इस पर सोच नहीं परिवर्तन आना है। आइए भाषा में आए, छंद में भी आए, लेकिन संस्कारी पूरी पुराना ही रहा होगा, क्योंकि फिर गीता लिखने का लोभ तो था ही, और गीता में छंद ना हो, गुनगुनाया ना जाए, गाया ना जाए तो किसी काम का नहीं होगा। लंबी कविता कम है मेरी जो है, गीता में बहुत विस्तार हो भी नहीं हो सकता। एक बार देख लेना बाकी ये क्वेश्चन एक बार देख लेना। बाकी भी चैप्टर नहीं समाप्त होगा। ये देख लेना एक बार थोड़ा बहुत। चैप्टर 20 व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र से अभिप्राय। पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यक्ति चित्र का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति चित्र, जिसे अंग्रेजी में प्रोफाइल कहते हैं, फीचर लेखन का एक अंग है। प्रोफाइल का शाब्दिक अर्थ है पार्श्व चित्र, रेखा चित्र आदि। यह पार्श्व चित्र या रेखा चित्र किसी भी व्यक्ति का भी हो सकता है और किसी वस्तु का भी। फीचर लेखन के क्षेत्र में प्रोफाइल एक ऐसा आलेखन को कहेंगे जिसमें किसी व्यक्ति विषय का साक्ष्य परिचय दिया जा गया है हो, या किसी वस्तु का साक्षिकता विवरण प्रस्तुत किया गया है हो। यहाँ वस्तु का अर्थ व्यापक है, वह कोई संस्था, कोई गतिविधि भी हो सकती है। उदाहरण के लिए महान क्रिकेट खिलाड़ी, सुने गवास्कर, या भारत में मछली उद्योग पर प्रोफाइल तैयार किया जा सकता है। यहाँ हमने प्रोफाइल को व्यक्ति चित्र इसलिए कहा है कि हम मुख्य रूप से इस इकाई में व्यक्ति विषय का समीक्षित जीवन परिचय प्रस्तुत करने के वाले प्रोफाइल की ही चर्चा करें। लेकिन विद्यार्थियों को इस इकाई में यह भी बताना जाएगा कि संस्थाओं की प्रोफाइल कैसे तैयार की जाती है। प्रोफाइल केवल मुद्रा मीडिया का भी अंग नहीं है। रेडियो और टीवी के लिए भी प्रोफाइल तैयार की जा सकती है, लेकिन इस इकाई में हम पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले प्रोफाइल पर भी विचार करेंगे। व्यक्ति चित्र का अर्थ सिर्फ जीवन परिचय नहीं है। आपने अक्सर पाया होगा कि समय समय पर घटने वाली घटनाओं के कारण कुछ लोग की चर्चा विशेष रूप से होने लगती है, जैसे सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइकी के माध्यम से सोवियत समाज में आमूल परिवर्तन लाने का अभिप्राय आरंभ किया तो उसकी चर्चा सबसे जगह होने लगी थी। जाहिर है उस समय कोई गोर्बाचेव के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानने का उत्सुक थे। ऐसे समय में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के गोर्बाचेव के कोई व्यक्ति चित्र प्रकाशित किए, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों का कोई न कोई व्यक्ति हर सप्ताह चर्चा में रहता था है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान उभरने वाली कई खिलाड़ियों किसी लेखन की नई पुस्तक की चर्चित होने पर, किसी विवादास्पद घटना से जुड़ी होने पर, किसी पुस्तक या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु के मौके पर
भी पत्रिकाओं के व्यक्ति चित्र प्रकाशित करते हैं। इस पत्रिकाओं चित्र में उस व्यक्ति का जीवन परिचय, उसका कार्य क्षेत्र, उसकी उपलब्धियों के, उसके विचार की समीक्षा झांकी प्रस्तुत की जाती थी ताकि लोगों को उसके व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी मिल मिल सके। जाहिर है व्यक्ति विचित्र बहुत विस्तार नहीं होता। व्यक्ति विषय की समग्र जीवन कथन प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य नहीं है। व्यक्ति चित्र को परिपूर्ण बनाने के लिए उसकी व्यक्ति का चित्र, उसके कार्य से संबंधित छायाचित्र, दस्तावेज आदि भी प्रस्तुत किया जा सकता है। व्यक्ति चित्र का उद्देश्य और महत्व। व्यक्ति चित्र आमतौर पर समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्र में तरह तरह के समाचार प्रकाशित होते हैं। नई नई घटनाओं और समस्याओं से लोगों का परिचय होता है, जिन्हें घटनाओं और समस्याओं के प्रति पाठकों की उत्सुकता बढ़ाती है। उसके संबंध में वे और अधिक जानने चाहते हैं। उसके संबंधित लोगों के बारे में जानने की उत्कंठा लोगों में बढ़ती है। आपने पाठकों की जिज्ञासा को शांत करने का दायित्व भी पत्र पत्रिकाओं पर ही है। इसलिए वे ऐसा लागों का व्यक्ति चित्र प्रकाशित करते हैं जिस है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर जब पहली बार विंबलडन चैंपियन बने तब उनकी उम्र महज 17 वर्ष की थी। खेल ही की दुनिया में वह लगभग अपरिचित थे। इतनी बड़ी जीत में उनका नाम सारी दुनिया में फैल गया। संभाविकता था कि प्रेमी बेकर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को उत्सुक होते हैं। अब अगर उस समय मीडिया बेकर के बारे में लोगों को जिज्ञासा को शांत नहीं करती तो पत्रकारों के मूल्य उद्देश्य ही अज्ञात लगते। एक बार देख लेना बाकी। एक बार देख लेना पूरा। लेखन की तैयारी। व्यक्ति चित्र के लिए लेखन को पहले पूरी तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप पत्रकारिता के पेश में हो तो आपको तरह तरह के विषय, तरह तरह के क्षेत्र में लोगों पर व्यक्ति चित्र लिखने पड़ सकते हैं और संभव है कि इसकी तैयारी के लिए आपको आवश्यक समय भी ना मिले। इसलिए जरूरी है कि आप अपना सामान्य ज्ञान विस्तार बनाएं। नए से नए क्षेत्र में और विषय के बारे में आप अध्याय बढ़ाने उन पर प्रकाशित सामग्री की जानकारी रखें और उसका संग्रहण करने या उन पर नोट लेते रहें ताकि समय पर उनका जो उपयोग कर सकें। आवश्यकता अध्ययन। व्यक्ति चित्र के लिए अध्ययन आवश्यक है। कई बार आपको ऐसे व्यक्ति पर लिखना पड़ सकता है जिसके बारे में आपको लाइब्रेरी में जानकारी प्रस्तुत की छानबीन करनी पड़ सकती हो सकता है आपको उसके व्यक्ति के बारे में सामान्य जानकारी हो तो, लेकिन अगर पर्याप्त अध्ययन के बारे में व्यक्ति चित्र लिखेंगे तो आप कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी पाठकों को दे सकते हैं। व्यक्ति चित्र में तथ्यों को और आंकड़ों का सही होना आवश्यक है। इसलिए आपको अपने लेखन में जो भी तथ्य और आंकड़े दे सुनिश्चित कर लें कि वे सही हैं। तारीख, नाम और अन्य तथ्यों को भी सावधानी से इस्तेमाल करें। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रामाणिक पुस्तकों और स्रोत से ही तथ्य के लिए सही तथ्य नहीं दिए जाने पर भ्रम उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए बंगाल कवि और फिल्म अभिनेता हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय की मृत्यु 23 जून 1990 के अवसर पर प्रकाशित एक व्यक्ति चित्र में लिखा गया था कि पहली लोकसभा में आंध्र प्रदेश में से
चुने गए थे, जबकि सत्य यह है कि कुट, कुटरू कुटूर से नहीं, विजयवाड़ा से चुने गए थे। लगातार 481 घंटे तक डिस्कोर्स डिस्कस डिस्कोर्स करने गि- गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले युवा राममूर्ति पाठ्यभिरम पर नवभारत टाइम्स में प्रकाशित व्यक्ति चित्र में निम्नलिखित आंकड़े में दी गई थे। एक बार देख लेना। जीवन परिचय। व्यक्ति चित्र में व्यक्ति का सेक्शन जीवन परिचय आवश्यक दिया जाना चाहिए। अगर व्यक्ति पर अपरिचित है तो जीवन परिचय कुछ विस्तार से भी दिया जाना जा सकता है, लेकिन व्यक्ति चित्र का आकार ही जीवन परिचय के विस्तार को तय करेगा। अगर व्यक्ति चित्र 405 शब्दों में ही प्रस्तुत किया जाता है तो जीवन परिचय भी 100 से 125 शब्दों में अधिक नहीं होना चाहिए। जीवन परिचय के अंतर्गत पूरा नाम, जन्म तिथि, आयु, जन्म स्थान, शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, भ्रम, व्यक्तिगत स्वभावकता, विषय आदि का उल्लेखन किया जाता है। इनमें से जो तथ्य उपलब्ध न हो उन्हें छोड़ा जा सकता है, परंतु कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में के संबंध में सभी मुख्य सूचनाएं व्यक्ति चित्र में दी जा सके। ग्रेट गार्वन के व्यक्ति चित्र में उसका जीवन परिचय निम्नलिखित शब्द में दिया गया है। कार्यक्षेत्र। व्यक्ति चित्र का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र दो तरह के हो सकते हैं। एक जीवन कोपजनक के लिए किया जाने वाला कार्य, दूसरा अभिरुचि का वह क्षेत्र जिसका कारण व्यक्ति को व्यापक प्राप्त हुआ है। जैसे एक साहित्यकरण पेश से वकील, अध्यापक या दुकानदार भी हो सकता है। खिलाड़ी किसी बैंक में अधिकारी हो सकता है। पूर्व उद्धृत पाठ्यभिरम के व्यक्ति चित्र में बताया गया है कि वह पेशे से इंजीनियर है और एआरओ फोर्स में नौकरी करता है। लक्षण: रावण पानी की दुकान चलाता है पानी की दुकान चलाता है और उपन्यास और नाटक भी लिखता है। व्यक्ति चित्र लिखते हुए कार्य के इन दो क्षेत्रों में उल्लेख किया जाना चाहिए, लेकिन मुख्य चर्चा उस क्षेत्र की होनी चाहिए जिसके कारण वह व्यक्ति उल्लेखनीय बन सकता है। बाबा आम्बेडकर पेशों से वकील थे, लेकिन यह बात कितनों का मालूम नहीं है। आज उनकी ख्याति उनके सामाजिक कार्यों के कारण बाबा आम्बेडकर के गांव की जिस घटना का उल्लेख ऊपर किया गया है उनके जीवन की दिशा की ही बदल डाली। उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र कोड़ियों की सेवा को बना लिया। व्यक्ति चित्र में इसका उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में से किया गया है। एक बार देख लेना। व्यक्ति चित्र शैली। अपेक्षाकृत बड़े व्यक्ति चित्र में शैली का प्रश्न उपस्थित होता है। विभिन्न पक्षों को समेटते हुए व्यक्ति चित्र कैसे लिखा, इसका कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। बेहतर यही रहता है कि व्यक्ति चित्र का आरंभ उसे व्यक्ति से जुड़ा उसे प्रसंग से किया जाए जिसके कारण वह चर्चा का विषय बना है। इसकी सुविधा यह रहती है कि आरंभ में ही पाठकों को यह स्पष्ट हो जाता है कि उससे व्यक्ति की चर्चा किसी संदर्भ में की जा रही है। बाबा आम्बेडकर पर लिखते गए व्यक्ति चित्र का आरंभ इसी ढंग से हुआ है जिसे हम यह प्रसिद्ध उद्धृत करते रहे हैं। व्यक्ति चित्र की भाषा समाचार लेखन की भाषा से भिन्न होनी चाहिए। वह न तो तथ्यों का कथन मात्र व्यक्त करने वाली सरल और सपाट होनी चाहिए, न ही निबंध की तरह गूढ़ और
जटिल। इसे समक्षरण और रेखाकरण की चित्र की तरह सर्जन रोचक और रचनात्मक होनी चाहिए। व्यक्ति चित्र लिखते हुए लेखा संस्मरण और रेखा चित्र वाले लेखन की तरह गहरे जुड़े हुए तो नहीं हो सकते, परंतु उसके इतिहास निरंतर भी नहीं हो सकते। होना चाहिए कि वह व्यक्ति को ठीक से समझ ही ना आ सके। व्यक्ति चित्र का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को अन्य लोगों से परिचित करना है। भाषा में कुछ सीमा तथा वस्तु प्रकार असक्त है, लेकिन यह परिचय किसी स्तर पर कराया जा रहा है। व्यक्ति चित्र की भाषा पर निर्भर करेंगे। अंतिम विषय और लोकप्रिय व्यक्ति को सामान्य अर्थ में परिचित नहीं किया जा सकता है। बाकी को देखना। बाकी चैप्टर ही समाप्त हुआ।